वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कुछ शॉर्ट टाइम में जो है कुछ स्टडी करेंगे, जिसमें जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सब्जेक्टिव में भी काम देंगे और वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें केमिकल काइनेटिक्स है क्या। इसका हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। यानी कि केमिस्ट्री का वह शाखा जो यह बताता है कि कोई भी रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के रेट के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में जो स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, वह ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। रिएक्शन रेट क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब दोनों में से कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो। यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो अमाउंट के लिए हम लोग यूज करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द टाइम एट एनी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। यानी कि कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट का या कंसंट्रेशन चेंज प्रोडक्ट का टाइम के साथ कितना समय में कितना कंसंट्रेशन उसका चेंज हो रहा है, तो वो कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं, फिजिक्स में भी रेट निकालते हैं तो उसमें डिस्टेंस बाई टाइम करके निकालते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन से है, जो कि केमिस्ट्री का है, तो इसमें कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को देखें हम लोग, तो यहाँ पे दो तरह का रेट आएगा, एक है एवरेज रेट और एक है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे या किस तरह से उसको इंडिकेट करेंगे? तो जब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। यानी कि बहुत लंबे समय के लिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर्ड करते हैं तो वो कहलाता है एवरेज रेट। इट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा जो है वो चेंज के लिए यहाँ पे शो करते हैं और एक्स जो है वो कंसंट्रेशन के लिए है और टी यहाँ जो है टाइम के लिए है। यहाँ भी डेल्टा जो यूज किया गया है वो चेंज के लिए। दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस यानी कि क्षणिक, यानी तुरंत। तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी एकदम एक क्षण में जो एवरेज रेट ऑफ निकालेंगे उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। इसमें भी वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे ये जो डेल्टा हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल डी एक्स बाई डी टी इसको इस तरह से यूज करेंगे। व्हेन डेल्टा टी इज अप्रोचेस जीरो, यहाँ पे इस तरह से डी एक्स बाई डी टी से इंस्टेंटेनियस रेट को इंडिकेट करते हैं। अब एक नया टर्म है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है? तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज जब 1 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट कहलाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट, इसको के से इंडिकेट करते हैं। रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो किस तरह से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं और उसके बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग जो है इसको शॉर्ट में, चूंकि एग्जाम का टाइम आ गया है इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में अभी स्टडी कर रहे हैं। रेट ला, अगला पॉइंट है रेट ला। ये क्या है? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं ये कहलाता है रेट ला। और ये है क्या? ये डिस्क्राइब करता है, विच डिस्क्राइब द रिएक्शन रेट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके रेट को
कंसंट्रेशन के टर्म में ये डिस्क्राइब करते हैं रेट लॉ को। इट कैन नॉट बी रिटेन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, इसे बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट के आधार पे ही जो वो इसको हम लोग लिखते हैं। इसका भी फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे। अब एक टर्म है मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दोनों टर्म जो है वो किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिकल which collide simultaneously to bring about the chemical change. It is theoretical concept। यदि हम कोई रिएक्शन लिखें और रिएक्शन में देखें हम लोग कि कितने हम लोग जो है रिएक्टिंग पार्टिकल हम लोग यूज किए, यानी कि कितना रिएक्टेंट है, तो हम उसको जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंस वाला टर्म को भी हम लोग यूज करते हैं। मान लिया जैसे H2 और O2 है और बनाया या H2O, यहाँ इसको हम बैलेंस किए तो ये H2 और O2 कितना मोल में यूज हुआ है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल जो आएगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल विच कोलाइड सिमल्टेनियसली, यानी जितना हम लोग का रिएक्टेंट है संख्या में वो कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। और ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग कोई बैलेंस्ड इक्वेशन से इसको पता कर सकते हैं। कोई रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, उसमें देखेंगे कि इसका कितना मोल यूज हुआ है रिएक्टेंट का, और दोनों रिएक्टेंट को या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है या एक ही रिएक्टेंट है, तो उसको हम लोग देखेंगे, संख्या काउंट करेंगे और उसका जो काउंट करके उसको बोलेंगे ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है जस्ट इसका अपोजिट है। ये सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म इन द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है ये आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो जो एक्सपोनेंट या जो हम लोग बोलते हैं बैलेंस किए, वो बैलेंस में एक्सपेरिमेंटल रेट, उसको जो एक्सपेरिमेंट के टाइम में जो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसके आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे था कि बैलेंस्ड इक्वेशन से पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन से डिपेंड नहीं करेगा, ये एक्सपेरिमेंटल रेट जो है उस पर डिपेंड करेगा। इट कैन बी 1, 2, 3 और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, यानी पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो जब भी रहेगा तो होल नंबर में रहेगा। ये जीरो भी हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता। इसी के आधार पे जो है अलग अलग पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है आप लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग और देखें क्या क्या है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखें तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कहलाएगा जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, और जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे ये के जो है रेट कांस्टेंट है, ए जो है कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का, और ये कंसंट्रेशन को हम लोग जब भी लिखते हैं तो बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, और जब ये नहीं यहाँ पे ये कर रहा है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे। तो इस तरह से इसका वैल्यू किसी भी टर्म का यदि जीरो पावर है तो 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आर जो है वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, के। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी यहाँ पे जो जीरो है वो सीधे 1 हो जाएगा। और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये KT जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ये इस तरह से 2.303 log A इसका जो है, और यहाँ इनिशियल और ये फाइनल चेंज इन कंसंट्रेशन से। तो ये जो है इसका हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से ये टर्म जो है आया है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो सीडो मीन्स होता है फॉल्स, यानी कि झूठ। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि यहाँ पे ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, देखने में लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। तो सच रिएक्शन विच अपीयर टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि ये जो है हायर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट का दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो जीरो हो, तो इसको बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबका एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखेंगे इनिशियल रेट क्या है।
इनिशियल रेट और फाइनल रेट। यहाँ पे इनिशियल जो रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन हैव नॉट चेंज एप्रिशिएबली, यानी कि जब वहां पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है रिएक्टेंट में, तो वो क्या कहलाएगा, इनिशियल रेट। अगला है एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस क्या है कि वन स्टेप रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री प्रोसेस, यानी कोई बहुत सारा रिएक्शन होता है कि एक स्टेप में होता है, कोई 2 स्टेप में होता है, वो रेट पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यदि एक स्टेप में हो रहा है तो उसको कहेंगे एलिमेंट्री प्रोसेस। एक टर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि रेट को डिटरमाइन करने का स्टेप कौन सा है। तो एक जो है कभी फास्ट हो सकता है स्टेप या स्लो हो सकता है। तो इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो है टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देता है आपको, यहाँ 2 स्टेप दे देगा और बोलेगा कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। तो आपको वहां पे बताना है, जो स्लोएस्ट रहेगा वहां पे लिखा रहेगा एरो के ऊपर स्लो या फास्ट, तो आपको वहां पे स्लो वाले को करना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे एक नया टर्म हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड किसको कहेंगे, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं T1/2 से। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन से यदि हाफ हो जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक फिक्स टाइम में, तो जितने टाइम में वो होता है वो टाइम कहलाएगा क्या, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका और भी यूज हम लोग बाद में देखते हैं। अगला है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज ओवर एंड एबव देयर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी to enable them to cross the energy barrier between the reactant and product, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो एडिशनल एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है वो क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, तो the highly energetic arrangement of atom formed during the course of reaction which corresponds to the peak of curve in the energy profile diagram for the progress of the reaction, ये कहलाता है activated complex, यानी highly energetic arrangement of atom। एटम आपस में अरेंज्ड रहेंगे हाईली एनर्जेटिक फॉर्म में, तो जब वहां रिएक्शन प्रोसेस में है तो वो जो कहलाएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या है, तो द टाइम इन विच 98% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। जैसे यहाँ था हाफ लाइफ, तो इसमें क्या हो रहा था कि हाफ हो रहा था कंसंट्रेशन, यहाँ क्या है कि 98% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। इफेक्टिव कॉलिजन क्या है, तो इफेक्टिव कॉलिजन जो है वो द कॉलिजन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। वैसा जो कॉलिजन होगा, कॉलिजन बहुत हो सकता है, लेकिन जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगे तो जो कॉलिजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कहलाएगा इफेक्टिव कॉलिजन। नेक्स्ट है आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। आर्हेनियस ने रिएक्शन रेट के लिए जो है एक इक्वेशन दिया जो आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं ये क्या है, तो आर्हेनियस ने जो रिएक्शन रेट का इक्वेशन दिया, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में इक्वेशन बताने वाले कौन थे, आर्हेनियस। इक्वेशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, तो द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप्स लीडिंग टू ओवरऑल स्टियोकेमेट्री ऑफ रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री एक स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा है एलिमेंट्री स्टेप कहला रहा है, तो फाइनल जो रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो सीक्वेंस कहलाएगा, कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, वो उसको बताने वाले जो है वो क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
एक टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी दैट अ रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट पासेस इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कॉलिजन, यानी कि उतनी एनर्जी जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और टकरा के जो है वो इफेक्टिव कॉलिजन हो और वो प्रोडक्ट दे, तो वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक टर्म है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? तो कॉलिजन मीन्स होता है टकराना और फ्रीक्वेंसी मीन्स का पावर। तो कितना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग जेड से इसको इंडिकेट करते हैं। इट इज टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन विच ऑल मॉलिक्यूल अंडरगो इन अ यूनिट वॉल्यूम इन अ यूनिट टाइम। यूनिट वॉल्यूम और यूनिट टाइम में कितने कॉलिजन हो रहे हैं, टोटल नंबर, वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। इनिशियल रेट क्या है? द रेट एट विच द फर्स्ट फिजिबल टाइम इंटरवल और द रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन कहलाता है इनिशियल रेट, यानी कि फर्स्ट फिजिबल टाइम और रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, इसके ये दोनों जो है कहलाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 308 के एंड 298 के। रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो 308 और 298 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट आएगा अलग अलग, इसी दोनों का जो रेशियो है वो कहलाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। तो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लिया यहाँ ए है बी है और प्रोडक्ट बना, यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट है और ये जो सी और डी है वो प्रोडक्ट है। यहाँ ए जो है वो इसका स्टोइकियोमेट्री है कि कितना संख्या कितना मोल में है। तो मान लिया यहाँ पे 1 2 जो भी हो संख्या, यहाँ पे ए लिखा हुआ उसके लिए, बी यहाँ पे बी के लिए और सी यहाँ सी के लिए, डी यहाँ डी के लिए। जब एवरेज रेट हम लोग लिखते हैं किसी भी कंसर्न, इसका मान लिया एक अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग रिएक्टेंट का ए का लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट यूज किए हैं 1/a करेंगे और यहाँ रेट के लिए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ए के लिए डेल्टा ए बाई डेल्टा ए यहाँ कंसंट्रेशन है और बी के लिए कंसंट्रेशन यहाँ पे ये यूज किया है, बड़ी ब्रैकेट में इसको यूज करते हैं। कंसंट्रेशन जहाँ भी यूज होगा तो ये बड़ी ब्रैकेट में। यहाँ डेल्टा जो है वो चेंज के लिए है, कितना इसमें चेंजिंग हो रहा है, यानी पहले इनिशियल कितना था और बाद में कितना है, तो माइनस करके हम लोग यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ नेगेटिव साइन देते हैं। नेगेटिव साइन क्यों देते हैं? तो यहाँ चूंकि यहाँ पे जो है ज्यादा था इनिशियल में और बाद में क्या हो रहा है, रिएक्शन करने के बाद कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन देते हैं। यानी कि जब भी हम रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे तो माइनस साइन देंगे और प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे तो प्लस साइन रहेगा। प्लस के लिए हम लोग प्लस साइन देते नहीं है, नहीं भी रहता है तो प्लस रहता है। यहाँ पे भी उसी तरह से सी का कंसंट्रेशन है तो सी इस तरह से लिखे, बड़ी ब्रैकेट में लिखे, डेल्टा जो है टाइम चेंज के लिए और नीचे यहाँ टाइम के लिए चेंज, कितना समय में T1 T2 माइनस T1 ऐसे करके हम लोग डेल्टा टी निकाल सकते हैं। और यहाँ डी के लिए भी इसका कोफिशिएंट 1/d हो जाएगा और ये डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस के लिए जो है सेम इसी तरह का टर्म यूज करेंगे, इसी तरह का साइन भी यूज करेंगे, बस अंतर क्या रहेगा कि यहाँ पे जो डेल्टा है उसके जगह हम लोग डी यूज किए हैं, डी ए और बाई डी टी, उसी तरह से डी बी बाई डी टी। कोफिशिएंट हम लोग उसी तरह से लिखेंगे 1/b, ए का है तो 1/a, सी का है तो 1/c, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन, बस खाली अंतर क्या रहेगा, यहाँ डेल्टा रहेगा और यहाँ डी रहेगा। रेट ला है, रेट ला के लिए क्या करते हैं, रेट ला है तो रेट इज इक्वल टू जो हम रिएक्शन दिए ए और बी, उसके लिए यहाँ पे जो रेट जो है, चूंकि हम बैलेंस इक्वेशन से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ एम्स और एन से इसको इंडिकेट किया गया। ये डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे एम दिया हुआ है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी यहाँ एन दिया हुआ है। यदि ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो एम प्लस एन को हम लोग ऐड करेंगे। और मॉलिक्यूलरिटी निकालना है तो मॉलिक्यूलरिटी में हम लोग क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी में यहाँ पे ए और बी को दोनों को ऐड करेंगे, जो संख्या पे जो कोफिशिएंट यहाँ रहेगा तो वो मॉलिक्यूलरिटी निकल जाएगा।
उस तरह से मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। यूनिट ऑफ रेट जो है वो क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन है और बाय टाइम है, तो यहाँ पे इसका जो हो जाए मोल पर लीटर पर सेकेंड, या प्रेशर में है तो एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड कर सकते हैं, प्रेशर में है तो। यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर यदि निकालना है, nth ऑर्डर, तो यहाँ पे के का जो है मोल पर लीटर 1 और माइनस n, और यहाँ s -1, यानी 1 माइनस n करेंगे जब हम nth ऑर्डर के का वैल्यू निकालेंगे। तो रिलेशन बिटवीन के एंड टी, के एंड टी के बीच जो है क्या संबंध है, कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये दोनों, ये जो है इस तरह का जो टर्म आप देख रहे हैं, तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल हम लोग निकालेंगे, डिराइव करते हैं। जब हम लोग सब्जेक्टिव डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे, अभी एग्जाम का टाइम है तो उतना नहीं है, लेकिन आप इसको से करके समझ सकते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, और लॉग a यहाँ पे इनिशियल के लिए, a यहाँ पे फाइनल के लिए, और टी के लिए निकालना है तो इसको है 1 बाई टी, सेकेंड ऑर्डर के लिए इसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 बाई टी, और यहाँ 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए इनिशियल। हाफ लाइफ जो है वो दोनों का आपको एकदम याद रख लेना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू क्या रहता है, ये भी सब सारा डिराइव करना होता है। 0.693 बाई के, ये हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। nth ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसका n-1, जितना है ऑर्डर, मान लिया है कि 5 है तो 5 - 1। अमाउंट आफ्टर n हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि हाफ लाइफ n है यानी कि कितने समय में आधा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए अमाउंट कितना बचा हुआ है, तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा किसमें, तो जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो a यहाँ पे n है हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ यानी कितना, मान लिया 2 है 3 है जो भी है, n यहाँ पे लिखेंगे, और ये इनिशियल और 1/2 का यहाँ पावर n है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट बचा है। टाइम ऑफ nth फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए जो है t 1/n, और ये वैल्यू 2.303 बाई के लॉग 1/1 माइनस 1/n, इस फॉर्मूला का यूज करके टाइम ऑफ nth फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम लोग देखें कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, तो k और t के बीच में जो संबंध बताने वाला है, रेट कांस्टेंट और t के बीच में संबंध बताने के लिए आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया, जिसको इस तरह से यहाँ लिखते हैं, एनर्जी से संबंध रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे E जो है एनर्जी है, A कंसंट्रेशन है, और यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और RT यानी गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर है। यदि अलग अलग है, ये है रेट कांस्टेंट K1/K2 है, तो K2/K1, और इस तरह से इसका हम लोग EA डिवाइडेड बाई 2.303 R और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1/T2, ये फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन या न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म हैं जो डिफरेंस के में आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे डिफरेंस कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इसका और डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज अंडरगोइंग सिमल्टेनियसली कॉलिजन इन द रिएक्शन, यानी कि कितना ये कॉलिजन कर रहा है जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उसका नंबर, टोटल नंबर, और ये जो है सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि कितना उसका कंसंट्रेशन जो है वो पावर है, सम ऑफ पावर जो पावर पे चढ़ा हुआ है, यानी उसका स्क्वायर है या जो भी है, तो उसका सम जो है, उसका जो जोड़ है वो कहलाएगा ऑर्डर। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल है। ये जो है इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है इसमें 1 2 3 4 जो भी, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकते हैं। ये कैन बी जीरो हो सकता है, इट कैन नॉट बी, उल्टा यहाँ पे दे दिया है, इट कैन बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन ये जीरो
नहीं होगा। यहाँ पे ये उल्टा है, कैन नॉट बी नहीं, बल्कि यहाँ पे होगा ये कैन नॉट बी जीरो और दिस कैन बी जीरो। इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये मैकेनिज्म नहीं बताता है, और ये मैकेनिज्म बताता है कि स्लो स्टेप जो है इन द मैकेनिज्म एंड हेंस सम क्लू अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये स्लोएस्ट स्टेप के बारे में बताता है, यानी कि ये मैकेनिज्म को भी बताता है। इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी संबंधित रहता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो आपको आ सकते हैं, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन में है, या आपको सिंपल आएगा कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह का, जैसे अमोनिया का है एक रिएक्शन, तो यहाँ पे या दोनों चीज, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये दे देगा कि इस तरह का रिएक्शन और पूछेगा कि इसका रेट ला लिखिए, तो आप इस तरह से ऐसे लिखिएगा। और वहां पे ये जो है पावर में यदि जीरो ऑर्डर का है तो जीरो लगाएंगे सब में। यहाँ पे देखिए H2 और Cl2 का भी है, तो H2 और Cl2 के लिए भी जो है ये भी जीरो ऑर्डर का है, तो यहाँ पे इसे कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। N2O ये भी है, ये रिएक्शन भी आपका जीरो ऑर्डर का है। HI जो है, HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी जो है वो जीरो ऑर्डर का है। ये PH3 है, तो यहाँ ये भी जीरो ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल में H2O2 जो है वो H2O और O2 में टूट रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। सेकेंड ऑर्डर उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे C2H5Cl का है, N2O5 का है, या SO2Cl2 का है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है उसका ये जो है वो या ये जो है, जैसे मान लिया यहाँ पे इसका ऑर्डर और ये पूछेगा, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलरिटी है 2, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो गया 1, तो ये अंतर हो गया आपका। सेकेंड ऑर्डर में भी है, सेकेंड ऑर्डर का भी देखें कि क्या क्या एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल आप जैसे जो इम्पोर्टेंट है याद कर सकते हैं। और थर्ड ऑर्डर में देखेंगे, थर्ड ऑर्डर का भी है उसी तरह से। फ्रैक्शनल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल का एग्जाम्पल पूछता है, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको आप याद भी कर सकते हैं। इसको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इस तरह से शॉर्ट टर्म टाइम में ये मैंने एक वीडियो बनाया जिसे आपको एग्जाम के टाइम में शॉर्ट टर्म में ये आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में और हम आगे देखेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आप शॉर्ट टाइम में ये वीडियो को देखकर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू।